Hello student, welcome to Bambole Academy. I am Deepak Saini, physics faculty, and today we are going to discuss the Gauss's law in electrostatic in Gauss's law. This is the lecture number 8 and in this lecture we will continue our discussion of the Gauss's law. है ना, लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 7 में हमें एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, डेप्थ इन द गॉसेस लॉ हमने पढ़ लिया था. अब हम इस क्वेश्चन में, इस पोर्शन में जो लेक्चर नंबर 7 प्रीवियस लेक्चर में कुछ क्वेश्चन हमारे डिस्कशन करने के लिए रह गए थे, वो हम डिस्कशन करते हैं. मैंने आपको लास्ट में बता दिया था कि कौन कौन से क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं. यदि आपने हमारा बम्बोले एकेडमी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप यूट्यूब पर बम्बोले चैनल हमारा यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि if we upload a new lecture for you, you can get the notification for that. Okay, तो स्टार्ट करते हैं बेटा. क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट और जेईई मेंस के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आप एक बार क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ लीजिए, देन वी विल डिस्कस, है ना. तो देखो क्या है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड इन ए सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर विद वेरिएबल चार्ज डेंसिटी. वेरिएबल चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर की टर्म में दे रखा है. जैसा कि बेटा हमने पहले पिछले वाले लेक्चर में लास्ट पोर्शन में, सबसे पहले मैं आपको रिवाइज करा देता हूं थोड़ा सा, कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है कि नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग दोनों में डिफरेंस समझ में आना चाहिए. हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं नॉन कंडक्टिंग की. तो नॉन कंडक्टिंग में जो चार्ज होता है वो वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और यदि इसकी डेंसिटी यदि रो मान ली जाए तो किसी आर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो रो आर वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट होती है वेक्टर फॉर्म में, या इलेक्ट्रिक फील्ड आप मैग्नीट्यूड रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं. तो ये तो हो गया, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. लेकिन यहां पर जो हमने निकाला था, इसमें जो रो होती है वो कांस्टेंट होती है. कांस्टेंट का मतलब है कि जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है इट इज नॉट वेरिंग. लेकिन इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है बेटा, इस क्वेश्चन में जो डेंसिटी दी हुई है वो रो इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर लिखें या रो इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर लिखें, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं. तो जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो इसकी वेरी कर रही है. तो आप इसे फॉर्मूला तो ये लगा ही नहीं सकते, लेकिन आप इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको बेसिक से जाना पड़ेगा. बेसिक से कैसे जाना पड़ेगा? गॉसेस लॉ अप्लाई करना पड़ेगा. जैसे कि इसमें पहले क्या दिया हुआ है, इनसाइड दिया हुआ है और उसके बाद आउटसाइड दिया हुआ है ना. तो देख लेते हैं हम कैसे करना है. सबसे पहले हम करेंगे इसमें इनसाइड के लिए, है ना. मैं यहां पे स्टार्ट कर देता हूं. पहला पार्ट जो होगा वो इनसाइड के लिए होगा. इनसाइड में हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं जिसमें कि डेंसिटी जो है रो इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर वेरिएबल है, यानी कि जैसे जैसे डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर बढ़ रहा है जो डेंसिटी है वो भी इंक्रीज हो रही है. तो देखो किस तरीके से करेंगे. मान लेते हैं हम कि हमें सेंटर ओ से, यहां से ओ सेंटर से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. तो अपन क्या करेंगे, अपन एक गॉसियन सरफेस ले लेंगे ऐसे. क्लियर है के बाद? अब इस गॉसियन सरफेस में जो चार्ज होगा, ये जो गॉसियन सरफेस है इसमें जो चार्ज होगा उसे कैलकुलेट करेंगे. कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो मैं इस गॉसियन सरफेस को यहां पर बना देता हूं इस तरीके से, है ना. ये जो गॉसियन सरफेस हमारी है इसे अपन ने इस तरीके से बना दिया है, ठीक है. और डिस्टेंस, रेडियस कितनी है इस गॉसियन सरफेस की? आर. अब ध्यान से देखो, यदि आर डिस्टेंस इनसाइड हम बात कर रहे हैं, इनसाइड एट डिस्टेंस आर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की, तो हमें गॉसेस लॉ अप्लाई करना पड़ेगा. गॉसेस लॉ होता है नेट फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. तो अगर जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो ध्यान रखने वाली बात है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इनसाइड एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बेटा वो होगी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है. क्लियर है क्या बात? तो जो नेट फ्लक्स हम लिखेंगे, फ्लक्स आउटवर्ड फ्लक्स जो होगी, है ना, वो तो ई इंटू जो आउटवर्ड फ्लक्स होती है वो ई डॉट डी एस इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होगी. तो नेट आउटवर्ड फ्लक्स तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगी, जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर में बात काफी बार एक्सप्लेन किया है. आपको इंक्लोज चार्ज निकालना है. इंक्लोज चार्ज मतलब इसके अंदर, इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है, तो वो कैसे निकालेंगे? देखो ध्यान से देखो, रो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, है ना. रो से रिप्रेजेंट करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को. सिग्मा होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी. वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दी हुई है. डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है कि कूलम पर मीटर क्यूब में आपको दिया हुआ है ना. इसे अपन साफ कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है.
ये ऐसे करके दिया हुआ है। तो ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दी हुई है, तो आप क्या करोगे, x डिस्टेंस पर स्पेरिकल शेल मान लोगे, ऐसे करके x डिस्टेंस पर स्पेरिकल शेल मान लोगे और इसके अंदर चार्ज लिख दोगे आप dq, है ना। ये तो इसके अंदर जो चार्ज लिखेंगे वो dq कैसे लिखेंगे मैं बता देता हूं आपको। इसे थोड़ा सा साफ कर देते हैं अपन, है ना। ये चार्ज जो dq लिखा जाएगा वो चार्ज dq कितना होगा बेटा, बता सकते हो। dq जो चार्ज होगा वो रो इंटू dv के इक्वल होगा। रो इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x दे रखा है, कितना दे रखा है, ax² दे रखा है। और वॉल्यूम मतलब इस स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम, है ना। बता सकते हो आप इस स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम कितना होगा। इस स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम देख लो एक बार, ये x डिस्टेंस पे हमने जो शेल मानी है, कितनी मानी है, x डिस्टेंस पे dx विथ की हमने शेल मानी है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा dv, इसका एरिया कितना हो जाएगा बेटा, 4πx², ऐसे करके इसका एरिया कितना होगा एक स्पेयर का, 4πx²। और इसकी विथ कितनी है बेटा, विथ है dx। तो जो इसका वॉल्यूम होगा dv = 4πx² इंटू dx हो जाएगा। क्लियर है क्या बात। तो जो आपकी डेंसिटी थी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ax² दे रखी थी, आपको इस स्मॉल स्पेरिकल शेल में क्या निकालना है अपने को, इस स्पेरिकल शेल में चार्ज निकालना है। तो dq चार्ज है, इसमें कितना चार्ज है, इस dx या dv वॉल्यूम में चार्ज कितना है बेटा, dq = रो इंटू dv। और dv की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4πx² इंटू dx आ जाता है। तो यदि आपको टोटल चार्ज निकालना है तो आप क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन कर दोगे, दोनों ओर क्या करेंगे आप इंटीग्रेशन कर देंगे। एक मिनट से थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई और कर देता हूं। dq कितना आ जाता है, देखो एक बार, dq = 4πa x⁴ इंटू dx के इक्वल आ जाता है। क्लियर है क्या बात। दोनों ओर इंटीग्रेशन करेंगे, 4πa तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। टोटल जो चार्ज इंक्लोज आएगा, इसके अंदर जो चार्ज इंक्लोज है इस वाली गॉसियन सरफेस के अंदर, वो कितना जाएगा, 4πa। अब लिमिट जो होगी, x की लिमिट जो होगी, x = 0 से कहां तक जा रहा है ये, x = 0 से r तक जा रहा है। x = 0 से x = r तक जाएगा। क्लियर है क्या बात, ऐसे करके x = 0 से x = r तक जाएगा। तो x⁵/5 डिवाइडेड बाय 0 to r। क्लियर है क्या बात। तो जो चार्ज इंक्लोज आता है बेटा इसमें 4πa r⁵/5 के इक्वल आ जाता है। दिस इज द चार्ज इंक्लोज जो Q इंक्लोज हमने यहाँ पे लिखना है। अब हम गॉसेस लॉ लगा देंगे। गॉसेस लॉ का एक्सप्रेशन क्या है बेटा, गॉसेस लॉ है E.ds = Q इंक्लोज डिवाइडेड बाय ε0। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एट डिस्टेंस r वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ ds यानी इस क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन Q इंक्लोज्ड कितना निकाला, 4πa r⁵5 डिवाइडेड बाय ε0। क्लियर है क्या बात। अब इंटीग्रेशन ऑफ ds मैंने कई बार बता चुके हैं, मेनी टाइम्स वी हैव एक्सप्लेन दैट दिस ds इज अलोंग दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ द टोटल सरफेस, है ना। टोटल सरफेस का जो इंटीग्रेशन आएगा 4π r², उसका सरफेस एरिया के इक्वल आएगा। एंड दिस इज 4πa r⁵5 ε0। 4π से 4π कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, और r से यहाँ पे 3 बच जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी वो a r⁵3/5 ε0 के इक्वल हो जाती है। तो इसके अंदर इनसाइड में जो आपसे पूछा है ना, पहले तो इनसाइड में पूछा है, इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो E = a r⁵3/5 ε0 के इक्वल हो जाती है ना। अब हम बात करते हैं बेटा आउटसाइड के लिए। अब देखो आउटसाइड के लिए हम कैसे निकालेंगे ध्यान से देखो, इधर ही हम कर देते हैं फॉर आउटसाइड, है ना। आउटसाइड सेकंड पॉइंट है हमारा आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब है कि ये तो पॉइंट हो गया इनसाइड, आउटसाइड लेना है आपको, कोई पॉइंट लेना है बाहर, है ना। तो मैं आपको यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ एक बार कि यहाँ पर ये तो हो गया r रेडियस का स्पेयर है ना, r रेडियस का स्पेयर है, और आउटसाइड पॉइंट हो गया इधर की वो, है ना। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, r डिस्टेंस पे, सेंटर से r डिस्टेंस पे पॉइंट भी है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर से गॉसियन लॉ लगाने के लिए एक सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस आपको बनानी
पड़ेगी। गॉसियन सरफेस भी कैसी होगी बेटा, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस होगी। और अब इसमें आप गॉसेस लॉ लगाएंगे। गॉसेस लॉ क्या लगाएंगे, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जो फ्लक्स होगी वो नेट फ्लक्स जो होगी E इज इक्वल टू ई डॉट डी एस के इक्वल होगी। और आपको फिर से इसके अंदर क्या निकालना पड़ेगा बेटा, इस गॉसियन सरफेस से जो डॉट वाली जो गॉसियन सरफेस है इसके अंदर टोटल चार्ज आपको निकालना पड़ेगा। अब देखो टोटल चार्ज क्या है, टोटल चार्ज तो R इज इक्वल टू 0 से कैपिटल R तक। यहां पर वेरिएबल चार्ज डेंसिटी ये दे रखा है, तो आपको इसके अंदर ये टोटल चार्ज आपको निकालना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको x डिस्टेंस पे dx विथ की, यहां पे x डिस्टेंस पे dx विथ की आपको एक क्या लेनी पड़ेगी, स्फेरिकल शेल लेना पड़ेगा। और इसमें फिर से ही dq कितना जाएगा, dq इतना ही आ जाएगा, dq इज इक्वल टू रो इंटू dv। और dq की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dq इज इक्वल टू रो ax स्क्वायर 4πx स्क्वायर। dv की वैल्यू कितनी होगी बेटा, इस स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम कितना होगा, लिखा हुआ है अपन ने 4πx स्क्वायर इंटू dx के इक्वल होगा। अब बस केवल और केवल बात रह जाती है लिमिट जो होगी वो r की वैल्यू, x की वैल्यू वो कितनी होगी। मैं एक बार लिख देता हूं, यहां पे जो dq लिखा जाएगा बेटा, dq लिखा जाएगा 4πa x की पावर 4 इंटू dx। अब आपको क्या करना है, आपको केवल इंटीग्रेशन करना है। जब आप टोटल इंटीग्रेशन करेंगे दोनों ओर तो 4πa तो कॉमन आ जाएगा, इधर तो चार्ज इंक्लोज्ड आ जाएगा, है ना, इसे आप स्मॉल q इंक्लोज्ड भी लिख सकते हैं। और 4πa बात रह जाती है लिमिट की, तो लिमिट जो होगी x, यहां पर जो होगी x कहां से, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू कैपिटल R तक, x इज इक्वल टू 0 से कैपिटल R। क्योंकि अब क्या पूरा का पूरा है ना, ये पूरा जो वॉल्यूम है, पूरे जो रेडियस है वो कवर होना है, तो x की पावर 5/5 फ्रॉम 0 टू कैपिटल R हम लिख देंगे। तो यहां पे आ जाएगा 4πa R की पावर 5 माइनस 0 अपॉन डिवाइडेड में 5 आ जाएगा। अब ये तो आ गया चार्ज इंक्लोज। अब हमें इसमें रखना है ना, गॉसेस लॉ क्या है, इलेक्ट्रिक E डॉट डी एस इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, यहां पर हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बेटा, सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इस पॉइंट पर जो, चाहे आप इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, चाहे इन पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है बेटा, कांस्टेंट होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ जाएगा बाहर, और अंदर क्या बचेगा, ds इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोज। चार्ज इंक्लोज कितना निकाला आपने, 4π, है ना, इसे कैलकुलेट कर लेंगे, r की पावर 5/5 और डिवाइडेड बाय क्या है, एप्सिलॉन नॉट। और E डॉट ds ये कितना जाएगा, 4πr स्क्वायर आ जाएगा, है ना। 4πr स्क्वायर का मतलब ये 4πr स्क्वायर, जो इंटीग्रेशन ऑफ ds है वो कितना है बेटा, 4πr स्क्वायर। यानी कि आपको इस गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया निकालना था, वो कि 4πr स्क्वायर होगा। दिस इज 4πa r की पावर 5/5 एप्सिलॉन नॉट। 4π कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा a r की पावर 5/5 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर बच जाएगा। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है। तो बहुत ही ज्यादा टफ क्वेश्चन है, थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा टफ है, या आप कैसे थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट क्वेश्चन है। ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही नीट और जेईई मेंस में कम पूछा जाता है, सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन हाँ, यदि आपके पास वेरिएबल चार्ज डेंसिटी का क्वेश्चन आ जाता है, देन यू हैव टू गो इन दिस वे। क्लियर है क्या बात? तो मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आना चाहिए था, है ना। अगर जो समझ में नहीं आता है तो आप एक बार इसे फिर से देखिए और आप ट्राई कीजिए इसे सॉल्व करने की, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसे साफ करते हैं। ओके, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का क्वेश्चन लिया है हमने अपने एग्जाम्पल में, है ना। जितने भी क्वेश्चन होंगे हमारे जो होंगे वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। जितने भी एलन में या रेजोनेंस एलन में या आकाश में जो क्लास नोट्स में क्वेश्चन कराते हैं, वही हम अपने इस क्वेश्चन जो डिस्कशन में है वही लेते हैं। तो ठीक है, तो आपको मटेरियल की या जो क्वेश्चन की क्वालिटी है उस पर डाउट करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। हो सकता है यदि आप छोटे शहरों में हैं, लोकल शहरों में रह रहे हैं, कोटा के अलावा बाहर रह रहे हैं, तो आपको हो सकता है ये थोड़ा टफ लगे बेटा, लेकिन आपको करना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस
R1 इज लेस देन कैपिटल R इफ रो क्या है, अगेन रो इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, है ना, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी समझते हो ना आप, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है इसकी यूनिट जो होगी वो कूलम पर मीटर क्यूब में हो जाएगी। फिर से हमें क्या करना है, अब देखो R1 इसने इंग्लिश में नहीं लिखा है कि इनसाइड निकालना है आउटसाइड निकालना है, लेकिन आपने क्या लिख दिया है कि इन R1 है ना, एक स्पेयर है इस तरीके से, और इसकी रेडियस कितनी है बेटा R है, और जो रेडियस है वो डिस्टेंस कितनी R1 पर आपको निकालनी है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, फिर से अपन अप्लाई करेंगे गॉसेस लॉ, E डॉट ds इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, या आप ऐसे भी लिख सकते हो नेट आउटवर्ड फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ऐसे लिख सकते हो ना। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसे होगी, इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर आ रही होगी। क्लियर है क्या बात, ऐसे बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ जाएगी बाहर, और इंटीग्रेशन ऑफ ds 4 पाई r स्क्वायर होगा, और चार्ज इंक्लोज निकालना है। चार्ज इंक्लोज का मतलब इसके अंदर जो चार्ज है वो आपको निकालना है। तो मैं आपको यहाँ पे फिर से अलग से बना के दिखा देता हूँ। ये छोटा सा गोला जो है ना, रेडियस कितनी है इसकी r, चार्ज निकालने के लिए आप x डिस्टेंस पर dx विथ की क्या निकालेंगे, dx विथ का एक स्पेरिकल शेल मान लेंगे, और उसमें क्या मान लेंगे, चार्ज कितना मान लेंगे बेटा, इसके अंदर हम dq चार्ज मान लेंगे। तो dq चार्ज जो होगा वो रो इंटू dv के बराबर होता है, क्योंकि रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, इसका वॉल्यूम अभी हमने पीछे क्वेश्चन में बताया कि इस स्पेरिकल शेल जिसकी रेडियस x है और विथ कितनी है बेटा, इसकी विथ है इसकी dx, इसका जो वॉल्यूम होगा dv वो होगा 4 पाई x स्क्वायर इंटू dx के इक्वल होता है। तो रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, रो की वैल्यू हो जाएगी आपकी, क्वेश्चन में दिया हुआ है QR अपॉन पाई r स्क्वायर। ये तो इसमें रो की वैल्यू दे रखी है, r की जगह, सॉरी इसमें जो r है ये r वेरिएबल है, r की जगह अपन ने क्या लिख देते हैं, इसे थोड़ी देर के लिए x लिख देते हैं। ठीक है बेटा, x लिख देते हैं, है ना, ये x लिख देते हैं ऐसे करके। या आप ऐसा समझ सकते हो कि यहां पर जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, थोड़ा सा चेंज कर लेना कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको R1 डिस्टेंस पे निकालनी है। तो हमने ये जो स्पेरिकल गॉसियन सरफेस ली थी वो R1 डिस्टेंस पर इस तरीके से गॉसियन सरफेस ले लिए हमने, है ना, और R डिस्टेंस पर कितने डिस्टेंस पर बेटा, R डिस्टेंस पर एक dr विथ की, है ना, R डिस्टेंस पर dr विथ की एक स्पेरिकल शेल ले ली है ना। तो रो जो है वो कितना है, रो है QR अपॉन पाई r स्क्वायर, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा इसका 4 पाई r स्क्वायर। थोड़ा सा बस सिंबल चेंज करते हैं, बाकी तो सब एज इट इज है, तो ये कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो dq है dq कितना आ जाएगा, dq वुड बी इक्वल टू q, ये कितना आ गया 4q r की पावर r स्क्वायर एंड r, दिस इज r की पावर 3 dr अपॉन कितना r स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन कर देंगे dq का दोनों तरफ से, तो चार्ज इंक्लोज आ जाएगा, और 4q अपॉन r स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ r क्यूब इंटू dr। अब देखो r की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक है, r की वैल्यू r इज इक्वल टू 0 से r इज इक्वल टू r1 तक चलेगी। ठीक है, तो 4q अपॉन r स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, लिमिट है r1, r की पावर 4 अपॉन 4 फ्रॉम 0 टू r1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 4q अपॉन r स्क्वायर, है ना, और 4 तो नीचे आ जाएगा, वैसे 4 से 4 आप इसे काट सकते हो, मैं इसे साफ कर देता हूं, तो ये बचेगा QR1 की पावर 4 अपॉन r स्क्वायर बचेगा। तो जो चार्ज इंक्लोज आता है बेटा वो आता है QR1 की पावर 4 अपॉन r स्क्वायर के इक्वल आ जाता है। ठीक है, अभी आ गया चार्ज इंक्लोज। अब हमें क्या लिखना है, हमें तो गॉसेस लॉ पता है, नेट फ्लक्स आउटवर्ड फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो मैं यहां लिख देता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ जाएगी बेटा, है ना, ये इस यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ जाएगी कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ds बन जाएगा, और चार्ज इंक्लोज का मतलब ये स्मॉल q इंक्लोज्ड ही है, और ये आ जाता है QR1 की पावर 4 अपॉन r स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाता है बेटा, यहाँ एप्सिलॉन नॉट आ जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ ds का मतलब होगा e इंटू 4 पाई r स्क्वायर, है ना, r स्क्वायर नहीं r1 स्क्वायर आएगा,
R1 स्क्वायर आएगा इजिकल टू Q इंटू R1 की पावर 4 अपॉन R स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इजिकल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये थोड़ा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर Q R1 स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर बच जाएगा। क्लियर है क्या बात? ये हो जाएगा R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, KQ अपॉन रो KQ अपॉन R, चलो वो तो कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एज ए फंक्शन ऑफ R ये आ जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना। और जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किया, इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये है, इस टाइप के क्वेश्चन बेटा आते हैं, है ना, कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं इस टाइप के, और कभी कभी अगर जो आपने बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा है तो फिर ये बाद में प्रॉब्लम आपको क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, है ना, शीट में, डीपीपी में, जहां भी आपको क्वेश्चन मिले आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा टफ हो सकता है आप लोगों के लिए, लेकिन करना तो पड़ेगा ही, है ना। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट सिचुएटेड आउटसाइड एंड इनसाइड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर हैविंग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। इसका क्वेश्चन का सबसे पहले मैं आपको मतलब बता देता हूं कि क्वेश्चन का बेटा मतलब क्या है ना। क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमारे पास एक वॉल्यूम, एक सिलेंडर है, और सिलेंडर क्या है, इनफाइनाइट सिलेंडर है, ठीक है, इनफाइनाइट सिलेंडर है, और इसमें चार्ज है, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर होगा डेफिनेटली, और इसमें जो चार्ज डेंसिटी दे रखी है वो रो कूलम पर मीटर क्यूब दी हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसकी रेडियस, चलो इसमें तो क्वेश्चन में नहीं लिखी हुई है, मैं इसकी रेडियस भी आपको लिख देता हूं। इस सिलेंडर की रेडियस कितनी है, R है। आपको इसमें पॉइंट सिचुएटेड आउटसाइड एंड इनसाइड, आउटसाइड सबसे पहले आपको इस पॉइंट पर आपको आउटसाइड यानी कि इस एक्सिस से R डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालनी है। तो ध्यान से देखिए किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे। आउटसाइड निकालने के लिए मान लेते हैं यहां पर है एक कोई पॉइंट, है ना, R डिस्टेंस को यहां मान लेते हैं अपन, ये इस तरीके से। तो यदि आपको यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने, तो आपको जो गॉसियन, सबसे पहले तो गॉसियन लॉ लगाने के लिए गॉसियन सरफेस, आपको सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस आपको सेलेक्ट करनी होती है, तो जो कि इस केस में जो होगी एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ही होगी। कैसे, मैं एक गॉसियन सरफेस इस टाइप से ले लेता हूं, है ना, इस टाइप से ले लेता हूं, इसे थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं अपन, ये हो गया, है ना, एक गॉसियन सरफेस ऐसे के लिए, है ना। तो ये तो एक लॉन्ग इनफाइनाइट सिलेंडर हो गया। ऐसे करके हमने क्या किया, R डिस्टेंस और L लेंथ का एक गॉसियन सरफेस ले लिया। सबसे पहले आउटसाइड पे लिखा है, तो मैं आउटसाइड पर लिख देता हूं, है ना। सबसे पहले कहां निकालेंगे बेटा, आउटसाइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अब यह हो गई हमारी गॉसियन सरफेस। अब जो गॉसेस लॉ है, व्हाट इज गॉसेस लॉ? गॉसेस लॉ, नेट आउटवर्ड फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां पे आउटवर्ड भी आप शब्द लिख सकते हैं। तो जो नेट आउटवर्ड फ्लक्स होगी वो होगी ई डॉट डी एस, फिर से हो जाती है ना, ऐसे करके ई डॉट डी एस इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इसमें अब दो ही चीजें हैं कि आपको एक तो नेट आउटवर्ड फ्लक्स कैलकुलेट करनी है और एक चार्ज इंक्लोज आपको कैलकुलेट करना है। तो चार्ज इंक्लोज आप देख सकते हो कि ये जो हमारी गॉसियन सरफेस है, L लेंथ और स्मॉल r रेडियस का सिलेंडर इज अवर गॉसियन सरफेस, इसके अंदर जो हमारा चार्ज है वो ये है ना। सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसमें जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो कांस्टेंट है। तो यदि आपको इस गॉसियन सरफेस के अंदर आपको चार्ज निकालना है तो आप क्या करोगे, आप इस वाले वॉल्यूम का, इस वाले वॉल्यूम को निकाल दोगे, इस वाले वॉल्यूम का चार्ज निकाल दोगे, क्योंकि इस गॉसियन सरफेस के अंदर वॉल्यूम चार्ज जो है, वो जो चार्ज है वो इसी के अंदर है ना। तो जो चार्ज होगा, चार्ज इंक्लोज डिवाइडेड बाय रो इंटू वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो डेंसिटी तो इसमें रो दे ही रखी है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब वॉल्यूम किसका लेना है आपको, वॉल्यूम लेना है इस वाले, ये जो सिलेंडर बना है, ये वाला जो सिलेंडर बना है, गॉसियन सरफेस तो बड़ा वाला है, ये स्मॉल r रेडियस और L लेंथ का, लेकिन ये लेंथ कितनी है बेटा, लेंथ है ये L, ऐसे दे रखा है, और रेडियस कितनी है इसकी, कैपिटल R। तो जो वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर तो हो जाएगा इसका, पाई कैपिटल R स्क्वायर तो हो जाएगा इसका एरिया, और लेंथ लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी L, तो ये हो जाएगा चार्ज इंक्लोज। तो चार्ज इंक्लोज इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए देखो किस तरीके से करेंगे अपन। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी
वो होगी इन पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालनी है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बेटा वो कांस्टेंट होगी। क्लियर है बात। इसकी 3 सरफेसेस बनेंगी, ये जो गॉसियन, ये आर रेडियस और एल लेंथ का जो आपने सिलेंडर लिया है, इसमें 3 सरफेस बनेंगे, एक तो लेटरल सरफेस और एक ये ऊपर वाली सरफेस और एक ये नीचे वाली सरफेस, है ना। तो जो ऊपर वाली सरफेस है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे है और एरिया वेक्टर ऐसे होगा। क्लियर है क्या बात। ये एस वेक्टर भी, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो ई डॉट ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरीके से एरिया वेक्टर यहां पर होगा A1 A2 लिख लेते हैं इसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी। क्लियर है क्या बात। तो यदि मैं इसे S1 सरफेस मानूं, इसे S2 सरफेस मानूं, इसे S1 सरफेस मानूं, है ना, तो जो S1 और S2 सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बचेगी केवल और केवल लेटरल सरफेस से निकलती हुई बनेगी, है ना। तो मैं आपको यहां पे बना देता हूं किस तरीके से इलेक्ट्रिक, ये जो आर रेडियस का बड़ा वाला सिलेंडर है, ये जो सिलेंडर आपने बनाया है ना, और रेडियस कितनी है इसकी R, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी यहां पर, है ना। इस सरफेस S1 और S2 मान लो, चलो इसे S2 लिख लो और इसे क्या लिख लो, S1 लिख लो। तो S1 S2 से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो तो हो जाएगी 0, और केवल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी, वो किससे निकलेगी, लेटरल सरफेस से निकलेगी। यदि इसकी वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड है E, तो जो फ्लक्स होगी, जो फ्लक्स होगी, फ्लक्स आउटवर्ड, वो कितनी हो जाएगी बता सकते हो। फ्लक्स जो आउटवर्ड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इसका एरिया कितना होगा, 2 पाई r इनटू लेंथ l। क्लियर है क्या बात। तो ये हो गई नेट आउटवर्ड फ्लक्स, नेट आउटवर्ड फ्लक्स हो जाती है। क्लियर है क्या बात, नेट आउटवर्ड फ्लक्स ही हो जाती है। अब इसके अंदर हम रख देंगे, तो नेट आउटवर्ड फ्लक्स कितनी है, E इंटू 2 पाई r, है ना। यहां पे लिख देता हूं मैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, E इंटू 2 पाई r इंटू एल इजकल टू चार्ज इंक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। जो चार्ज इंक्लोज्ड है वो कितना आया है बेटा, रो इंटू पाई r स्क्वायर इंटू एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो l और पाई तो कैंसिल आउट हो गया, तो E इंटू 2r इजकल टू रो इंटू पाई तो कट गया, है ना, बचा क्या, r स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आती है रो r स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट r के इक्वल आ जाती है। तो ये हो गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो काफी टफ क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं है ना। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r आती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है क्या बात। और एट r इज इक्वल टू कैपिटल R, इसका मतलब क्या है, सरफेस पर, है ना, कहां पर, सरफेस पर, सरफेस, एट सरफेस ऑफ सिलेंडर, है ना। जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो कितनी आएगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी R इजकल टू कैपिटल R रख दोगे तो रो R स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R से R कट जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आती है रो R अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आ जाती है। आगे बात समझ में। दूसरा, एट सरफेस पर, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो आप क्या करोगे, R इजकल टू इनफाइनाइट रख दोगे और 1 अपॉन इनफाइनाइट, जब यहां पर R इजकल टू 1 अपॉन इनफाइनाइट रखोगे तो 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना होता है, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट इनफाइनाइट हो जाएगी आपकी 0। क्लियर है क्या बात। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पोर्शन था ये केवल और केवल कैसे निकाला हमने, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिलेंडर हैविंग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, नॉन कंडक्टिंग स्पेयर, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर में इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, और जो दूसरा पॉइंट है वो है हमारा इनसाइड, है ना। अब देखो इनसाइड कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। इनसाइड थोड़ा सा टफ हो जाएगा, है ना, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। इनसाइड कैसे निकालेंगे कि ये हमारे पास सिलेंडर था, है ना, इनफाइनाइट सिलेंडर था, इनफाइनाइट ऐसे इधर भी वॉल्यूम चार्ज था, इधर भी वॉल्यूम चार्ज था, दोनों तरफ था। इनसाइड का मतलब है कि एट डिस्टेंस r, अंदर की ओर आप एक गॉसियन सरफेस लेंगे, गॉसियन सरफेस ऐसा ही सिलेंडर आपको लेना पड़ेगा। अब फिर से आप क्या लगाएंगे, गॉसेस लॉ लगाएंगे, नेट आउटवर्ड फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोज, है ना।
तो अब इसके अंदर जो चार्ज इंक्लोज होगा वो इस छोटे वाले सिलेंडर में जो चार्ज है वो ले लेते हैं, है ना। और इसकी लेंथ कितनी ले लेते हैं बेटा, एल लेंथ इसकी हम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। एल लेंथ हो गई, रेडियस हो गया। तो इसका जो वॉल्यूम होगा फिर से कितना हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा इसका वॉल्यूम जो हो जाएगा वो पाई आर स्क्वायर, अब की बार जो आएगा पाई आर स्क्वायर आएगा, है ना। और लेंथ कितनी हो जाएगी, एल। तो जो चार्ज इंक्लोज है इसके अंदर, इसके अंदर जो चार्ज इंक्लोज इस तरीके से लिखा है अपन ने, तो जो चार्ज इंक्लोज आ गया रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एल के इक्वल आ जाता है। क्लियर है क्या बात। अब फिर से ही नेट आउटवर्ड फ्लक्स की बात आती है। तो जो आउटवर्ड फ्लक्स आएगी, आउटवर्ड फ्लक्स कैसे आएगी, इस छोटे वाले, मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं डायग्राम को, है ना, ये तो हो ही जाएगा इस तरीके से ये। तो आउटवर्ड फ्लक्स के लिए जो ये छोटा वाला आपका सिलेंडर है ना, फिर से इसकी स्पेयर, इसकी सरफेस बनेगी, एक ये S1 बनेगी, एक S2 बनेगी और ये S3 बनेगी, ठीक है। और इसकी रेडियस कितनी है R और लेंथ कितनी है बेटा, इसकी लेंथ है L। क्लियर है क्या बात, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, L। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो तो ऐसे हो जाएगी। अब S1 और S2 से जो फ्लक्स निकल रही होगी वो जीरो होगी, बता दिया है मैंने, पहले कई बार बता चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा और एरिया वेक्टर कैसे होगा, ऐसे होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है, इसलिए नेट फ्लक्स कितनी होगी, जीरो होगी। केवल और केवल लेटरल सरफेस से आउटवर्ड फ्लक्स होगी, तो आउटवर्ड फ्लक्स कितनी होगी बेटा, फाई इज इक्वल टू ई इंटू इसका एरिया कितना होगा, 2 पाई आर इंटू एल। तो ये हो गई आपकी आउटवर्ड फ्लक्स। अब हम फिर से गॉसेस लॉ लगा देंगे। गॉसेस लॉ इज इक्वल टू गॉसेस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ नेट आउटवर्ड फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज इंक्लोज्ड नेट आउटवर्ड फ्लक्स कितनी हो गई, ई इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज इंक्लोज कितना है, रो पाई आर स्क्वायर इंटू एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। पाई एल से पाई एल कट जाएगा, एक आर भी कट रहा है बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आती है वो रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आ जाती है। ये किसमें है बेटा, इनसाइड है ना। इनसाइड मतलब सॉलिड सिलेंडर के अंदर की ओर। तो सॉलिड सिलेंडर के अंदर कहां से, आर इज इक्वल टू, ये तो हो गई उसकी एक्सिस, है ना। जो आर डिस्टेंस है, जो स्मॉल आर डिस्टेंस है वो सिलेंडर की एक्सिस से है। तो R इज इक्वल टू, यदि आप कैपिटल R लिखते हो तो एट सरफेस आ जाता है ना, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। तो कितनी आएगी, E इज इक्वल टू कैपिटल R रो R अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, उतनी ही आ जाती है जितना कि हमने आउटसाइड वाले के एक्सप्रेशन से निकाला था, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसका आपको एक बार जो है ग्राफ बना करके दिखा देता हूं। इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा, है ना। ग्राफ कैसे बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ। मान लेते हैं ये हमारा सिलेंडर है ऐसे करके, है ना, और यहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस ऐसे, तो ये तो हो गया आर, ये तो हो गया आउटसाइड और ये हो गया हमारा इनसाइड, है ना। तो आर इज इक्वल टू 0 पर, यदि ये तो आ गया एट आर इज इक्वल टू कैपिटल आर पर, यदि आप एक्सिस पे निकालते हैं, एट एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो कितनी आएगी बेटा, आर इज इक्वल टू 0 रख देना, तो R इज इक्वल टू 0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड आती है 0। दूसरी बात, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरी कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू R, या और ये तो हो गया R इज इक्वल टू 0 पर 0, और R इज इक्वल टू कैपिटल R पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो कितनी आई, रो R अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आती है। और वेरी कैसे करती है, लीनियरली वेरी करती है, ठीक है। दूसरा, ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर के लिए, इनसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियरली वेरी कर रही है। आउटसाइड के लिए हमने पहले निकाल चुके हैं, है ना। आउटसाइड के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, आउटसाइड के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी वो कितनी आई थी, बता सकते हो क्या आप, है ना। वो समथिंग ऐसे था, जो आप देख लेना एक्सप्रेशन करके, मैं आपको बता देता हूं। रो आर स्क्वायर अपॉन जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी आप आउटसाइड के लिए, रो आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर के इक्वल आई थी, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी इन पे
1/r के प्रोपोर्शनल था, यानी कि हाइपरबोलिकली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही थी बेटा, डिक्रीज हो रही थी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r हो रहा था। और इसमें भी r इज इक्वल टू कैपिटल R रखने के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है r पर आउटसाइड की यदि हम बात करें तो कितना आया था, ρr/2ε0 के इक्वली आता है। यानी कि जो ग्राफ है वो कैसा ग्राफ है बेटा, कॉन्टिन्यूस ग्राफ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो है ये ग्राफ के बारे में, सिलेंडर जो सिलेंडर होता है ना, ये तो आउटसाइड पॉइंट हो गया, ये इनसाइड पॉइंट हो गया, P आउटसाइड और P इनसाइड, है ना, P इनसाइड ऐसे करके आप लिख सकते हो। तो P आउटसाइड और P इनसाइड हमने सिलेंडर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है। डेफिनेटली आपको ये समझ में आना चाहिए, है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे आप कॉपी कर लीजिए और आप समझने की इसे कोशिश कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं अपन। ओके, ये तो बहुत ही फैंटास्टिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आया है जेई 2016 में आया हुआ है ना। तो जेई केवल और केवल जेई के लिए नहीं, नीट और जेई मेंस दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। टफेस्ट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है जेई मेंस और नीट के लिए, है ना। एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या है, द रीजन बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर दे रखे हैं, रेडियस ए और रेडियस बी के, है ना। ये रेडियस ए हो गया और ये हो गया रेडियस बी, है ना, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है रेस्पेक्टिवली। फिगर अभी हम दिखा देते हैं। और उसमें जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, यानी कि कॉन्सेंट्रिक स्फीयर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो चार्ज है उसमें वो ए से लेकर के बी तक फैला हुआ है। कहां से कहां तक फैला हुआ है बेटा, ए से लेकर बी तक आपका चार्ज फैला हुआ है। और उसकी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो रो इज इक्वल टू ए अपॉन आर दे रखा है, वेयर ए इज द कांस्टेंट एंड व्हाट इज आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। मान लेते हैं सेंटर ओ है और ये आर डिस्टेंस हो गया सेंटर से। तो यानी इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो इज इक्वल टू ए अपॉन आर स्क्वायर दे रखा है। एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज ए पॉइंट चार्ज क्यू, यहां पर भी एक पॉइंट चार्ज क्यू रखा हुआ है। इस चीज को आप ध्यान में रखना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू आपको फाइंड करनी है सच दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द रीजन, फील्ड इन द रीजन बिटवीन द स्फीयर विल बी कांस्टेंट। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो वो क्या होगी, वो कांस्टेंट होनी चाहिए। आपको इस तरीके से करना है। तो आप क्या करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मान लेते हैं कि आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है और इस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस इस पॉइंट पर हमें कंसीडर करनी पड़ेगी। और क्या लगाने पड़ेगा, हमें गॉसेस लॉ लगाना पड़ेगा। नेट आउटवर्ड फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज पहले इलेक्ट्रिक फील्ड तो देखो यहां पर जो होगी वो कांस्टेंट ही होगी, है ना, ऐसे करके। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस पॉइंट पर अपन के पास कांस्टेंट ही होगी। और रेडियस कितनी है इस स्फीयर की, आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकाल लेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू जो इसका सरफेस का एरिया आएगा वो कितना आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो इसके अंदर अपने को चार्ज इंक्लोज निकालना है। तो अब देखो चार्ज इंक्लोज किस तरीके से हम निकालेंगे, है ना। इसमें मैं आपको ये ग्राफ भी दिया हुआ था, है ना, जेई 2016 में रेडियस ए और बी के अंदर, है ना, ये दिया हुआ था क्वेश्चन में दिया हुआ था, लेकिन मैंने आपको बता दिया। अब हमें क्या है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कैलकुलेट करना है। तो देखो चार्ज किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ये तो हो गया ए रेडियस और यहां पर चार्ज कितना है बेटा, क्यू। इसके अंदर जो चार्ज रखा हुआ है वो कितना रखा हुआ है, क्यू। और ये जो गॉसियन सरफेस ली है उसकी रेडियस कितनी है हमारे पास, उसकी रेडियस है बेटा हमारे पास आर रेडियस है। तो जो चार्ज है एक तो प्लस क्यू हो जाएगा और इसके अंदर भी हमारा चार्ज होगा। बड़े वाली रेडियस नहीं है ये, है ना, बड़ा वाला तो क्या होगा, बड़ा वाला तो यहां पर होगा, है ना, उसे मैंने बी रेडियस को हमने रिप्रेजेंट नहीं किया है। तो एक तो जो चार्ज इंक्लोज्ड आएगा, यहां पे लिख देता हूं मैं इधर साइड, चार्ज इंक्लोज्ड आएगा वो तो क्यू आएगा, प्लस ये वाला चार्ज आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इंटीग्रेशन की हेल्प से। इंटीग्रेशन की हेल्प से कैसे करेंगे कि आप x डिस्टेंस पर फिर से क्या मान लेंगे, x डिस्टेंस पर dx विथ की क्या मान लेंगे, एक स्फेरिकल शेल मान लेंगे, है ना,
विथ कितनी है, x डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर dx विथ की एक स्पेरिकल शेल आपने ले ली। क्लियर है क्या बात? तो इसमें जो dq होगा वो तो लिख सकते ना अपन, dq कितना लिखेंगे, रो इंटू dv के इक्वल लिखेंगे। क्लियर है बात? रो जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, a अपॉन एक्स स्क्वायर, आर की जगह क्या लिख लें हम, है ना, ओके आर की जगह क्या लिख लें हम, x लिख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, x लिख लेते हैं ना, एज ए फंक्शन ऑफ x माना है क्योंकि हमने, और कैपिटल आर इनसाइड लिया हुआ है। ठीक है बेटा, ये है किसी भी डिस्टेंस पर। तो जो ये तो हो गया dv, और dv क्या होगा इस स्पेरिकल शेल का वॉल्यूम, 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू dx, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4 पाई a इंटू एक्स dx, 4 पाई a x इंटू dx इज इक्वल टू dq हो जाएगा। तो टोटल हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो हो जाएगा चार्ज इंक्लूड डिवाइडेड बाय 4 पाई a, और ये क्या हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाता है, फ्रॉम 0 टू, जो लिमिट वेरी होगी वो कहां होगी, नहीं 0 टू नहीं आएगा, देखो x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, ये जो x वेरी करेगा वो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक वेरी करेगा। ये इनर रेडियस कितनी है बेटा, a, इनर रेडियस कितनी है a, और आउटर रेडियस होगी कैपिटल स्मॉल r, तो a से लेके r तक ये वेरी करेगा, ये कट जाएगा 2 पाई a आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ जाएगा, चार्ज इंक्लोज आ जाता है। क्लियर है के बाद? तो चार्ज इंक्लोज आ गया, ये नहीं चार्ज इंक्लोज नहीं आया है बेटा, ये तो इस स्पेयर के अंदर चार्ज आया है ना, इसे क्यू डैश मान लेते हैं अपन थोड़ी देर के लिए। तो जो चार्ज इंक्लोज आएगा वो एक तो कैपिटल क्यू आ गया, और दूसरा जो होगा वो इसके अंदर जो चार्ज आ गया, और वो कितना है 2 पाई a और ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के इक्वल आ जाता है। ठीक है बेटा, ये आ जाता है इसमें चार्ज। अब हम लगा देंगे क्या, हम लगा देंगे नेट इलेक्ट्रिक आउटवर्ड फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोज। चार्ज इंक्लोज कितना लिखा, एक तो इसके अंदर Q प्लस ये वाला चार्ज जो स्पेयर के बीच में है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आगे बात समझ में, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट भी तो करना पड़ेगा। अब देखो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस 2 पाई a आर स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 2 पाई a इंटू ए स्क्वायर, ये आ जाएगा। आगे बात समझ में, ये आगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ध्यान से देखो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आर पर डिपेंड कर रही है, और हमें इसे इस तरीके से कैलकुलेट करना है, इस तरीके से हमें रिलेशन बनाना है, ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है ताकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आए कांस्टेंट आए। तो थोड़ा सा मैं आपको इसमें करके दिखाता हूं, आप इसमें आर स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, है ना, जब आप इसमें आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे यहां पर, तो ये तो आ जाएगा, देखो थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं हम इसे, है ना, जब ये आपको समझ में आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q माइनस 2 पाई ए स्क्वायर, और ये आ जाएगा प्लस 2 पाई ए आर स्क्वायर। अब डिवाइडेड में यहां पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर आ जाएगा, अब इसके डिवाइडेड में भी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, ये तो आर स्क्वायर से कट गया, पाई कट गया, 2 से 2 कट गया, तो a अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये तो यहां पर आ गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई Q माइनस 2 पाई ए स्क्वायर अपॉन 4, सॉरी है ना, ये आ गया आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। अब हमें इस एक्सप्रेशन को आर से, स्मॉल आर से इंडिपेंडेंट बनाना है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया था ये जेईई मेंस में, कि अगर जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल आर से इंडिपेंडेंट बनाना है, तो ये क्वांटिटी क्या होनी चाहिए बेटा, 0। इसका मतलब Q माइनस 2 पाई ए स्क्वायर शुड इक्वल टू 0। इसका मतलब Q इज इक्वल टू 2 पाई ए स्क्वायर एंड A इज इक्वल टू Q अपॉन कितना, Q अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर के इक्वल आ जाता है। तो इस प्रकार से जो A की वैल्यू दी हुई थी क्वेश्चन में, ऑप्शन भी दिया होता Q अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर के इक्वल दिया हुआ था। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, है ना, बहुत ही फैंटास्टिक क्वेश्चन है। और इस तरीके के क्वेश्चन आपको डेफिनेटली टफेस्ट क्वेश्चन है जो सबसे लास्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं लेक्चर नंबर 8 में, ताकि आपको ये काफ़ी कुछ हद तक समझ में आ जाए। तो मेरे ख्याल से आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, है ना। तो आप एक बार इसे दोबारा से अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, है ना। कॉन्सेप्ट तो एज इट इज़ है जो हमने बाकी क्वेश्चन में यूज़ किया था, बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमने यूज़ किया था, कॉन्सेप्ट तो वही है।
है ना। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है ना। पहली बार आया था क्वेश्चन तो बच्चे बड़े कंफ्यूज थे इस क्वेश्चन को लेकर के कि इस क्वेश्चन में हम कैसे करें, है ना। कुछ बच्चों ने तो कर दिया था दिमाग लगा करके। जो बच्चे टफ क्वेश्चन करते हैं, पहले से ऑलरेडी उन्होंने टफ क्वेश्चन कर रखे होते हैं, और यदि इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है ना, तो वो इस क्वेश्चन को डेफिनेटली कर लेते हैं, ये बात है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नहीं है, ये तो क्या है, अपना कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही प्यारे क्वेश्चन इस पे बनते हैं और आपको इसे सॉल्व करना अति आवश्यक है। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं केवल और केवल मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट या ये जो इलेक्ट्रिक के कारण है, ये नहीं, इसके अलावा गॉसेस लॉ पर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मिलाकर के बनते हैं। दूसरे चैप्टर को मिलाकर के भी इस कॉन्सेप्ट का यूज होगा, तो इसे ध्यान से समझिएगा और साथ में इसके रिजल्ट को भी आपको बेटा याद रखना होगा। क्लियर है क्या बात? तो देखो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, और शीट ऑफ चार्ज के आगे अपन ने लिखा हुआ है थिन शीट ऑफ चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालनी है ना। तो जो थिन का मतलब होता है, ऐसे आप लिख सकते हो, थिन लिख सकते हो, या आप नॉन कंडक्टिंग शीट भी लिख सकते हो, है ना। थिन या नॉन कंडक्टिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट शीट है, मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज यहां पर इस तरीके से रखा हुआ है, और आपको r डिस्टेंस पर मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो आप क्या करोगे, आप एक ऐसी गॉसियन सरफेस लोगे। देखो सबसे पहली बात तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो सॉरी ये जो है इनफाइनाइट शीट है, और इनफाइनाइट शीट सिमेट्रिक होगी, और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की हेल्प से भी अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, वो भी कांस्टेंट आती है और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आती है। तो अपन क्या करेंगे, इसमें एक सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस लेंगे, और इसमें जो गॉसियन सरफेस लेंगे हम, वो क्या लेंगे, हम एक सिलेंडर लेंगे, हॉरिजॉन्टल सिलेंडर लेंगे। क्लियर है क्या बात? इसका सरफेस का एरिया हम S मान लेते हैं, और इसका भी S मान ले, इसका भी S हो गया, है ना। अब ये लेंथ मान लेते हैं। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो कांस्टेंट होगी, वो इस तरीके से होगी, ऐसे करके, और इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर क्वेश्चन में दिया होगा, ये होता है ना। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यदि ये r डिस्टेंस है तो ये भी डिस्टेंस कितनी है, r, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ होंगी सेम। अब ये S है, तो इस गॉसियन, ये जो हॉरिजॉन्टल सिलेंडर है, इसके अंदर जो चार्ज इंक्लोज आएगा वो आएगा केवल और केवल इस सरफेस वाला, है ना। ये जो सरफेस है, ये इसके अंदर जो चार्ज है, तो इस चार्ज को हम लिख देते हैं, गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज इंक्लोज है सिग्मा इंटू एरिया के इक्वल आएगा, और सिग्मा तो है ही, और एरिया कितना मान लिया इसका, S मान लेते हैं, मान ले, तो चार्ज इंक्लोज हो गया सिग्मा इंटू S के इक्वल हो जाता है बेटा, ठीक है, सिग्मा इंटू S के इक्वल हो गया। अब इसकी जो गॉसियन सरफेस बनेगी, एक तो ये लेटरल सरफेस होगी ऐसे वाली, और एक सरफेस ऐसे एक सरफेस ऐसी, तो है ना। तो हम अपन क्या लगाएंगे इसमें, अपन लगाएंगे गॉसेस लॉ, है ना। गॉसेस लॉ क्या होता है, गॉसेस लॉ, अप्लाई द गॉसेस लॉ, नेट आउटवर्ड फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जो चार्ज इंक्लोज है इस हॉरिजॉन्टल सिलेंडर में, वो कितना है, सिग्मा इंटू S अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया, और आउटवर्ड फ्लक्स क्या होगी, E इंटू S, ये E इंटू S हो गई ना, E इंटू S प्लस E इंटू S इज इक्वल टू सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये 2E इंटू S इज इक्वल टू सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट, S से S कट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आ जाती है। क्लियर है क्या बात? तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी बेटा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ड्यू टू थिन शीट ऑफ चार्ज के कारण, और जो नॉन कंडक्टिंग भी बोल सकते हैं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, और इसका एक्सप्रेशन जो है, जो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आता है, वो भी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, ये बात है। अब देखो सेम कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, लेकिन वो लिख करके अलग तरीके से देता है, क्या कि आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, अब कंडक्टिंग इनफाइनाइट प्लेट के कारण निकालनी है। तो जैसे नॉन कंडक्टिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आया था, उसी प्रकार से जो कंडक्टिंग प्लेट है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है,
कंडक्टिंग के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाती है। वो कैसे आती है वो मैं आपको समझा देता हूं कि मान लेते हैं हमारे पास ये इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट है। कंडक्टर का जो नेचर होता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के लिए चार्ज जो है कंडक्टर के अंदर नहीं होता, कंडक्टर के ऊपर आ जाता है। तो जब आप कंडक्टिंग प्लेट को जब चार्ज दोगे तो ये है तो थिन हो या थिक हो उससे कोई मतलब नहीं है, जो चार्ज आएगा वो इधर साइड भी आ जाएगा और उधर साइड भी आ जाएगा। तो जैसे पतली दिख रही है देखने में, तो ऐसा नहीं होता है ना। यदि ये तो इसका साइड व्यू हो गया, यदि आप ये तो इसका 3D व्यू हो गया, यदि आप इसे टॉप व्यू देखेंगे इस तरीके से, साइड व्यू देखेंगे तो इसमें जो चार्ज होगा वो क्या होगा, वो इस वाली सरफेस पे भी होगा और इस वाली सरफेस पे भी होगा, है ना, ऐसे करके। और ये इनफाइनाइट की ओर होगी, ये जो शीट है ऐसे करके इसे ऐसे रख दिया, ये शीट इस प्रकार से। तो अब देखो, अब यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो आप क्या करोगे, आप एक हॉरिजॉन्टल गॉसियन सरफेस ले लोगे, ठीक है। तो और गॉसियन सरफेस में जो चार्ज होगा वो प्लस 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 यहां पर हो जाएगा और इसका एरिया कितना हो गया E, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितने हो जाएगा, ये तो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E और ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड E और सरफेस एरिया हो जाएगा इसका A। आगे बात समझ में, तो हम गॉसेस लॉ लगाएंगे। गॉसेस लॉ, व्हाट इज गॉसेस लॉ, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जो नेट आउटवर्ड फ्लक्स होगी, फिर से इसकी सरफेस होगी, एक तो ये S1 हो जाएगी, एक ये S2 सरफेस हो जाएगी और एक ये लेटरल सरफेस S3 हो जाएगी। इस लेटरल सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर तो ऐसे होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। तो नेट आउटवर्ड फ्लक्स, नेट फ्लक्स हो गई S3 से 0, S1 और S2 से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है, E इंटू A, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू S, S1 ये भी S है, S1 बराबर S और S2 बराबर भी S, तो E इंटू S तो ये हो गई और E इंटू S इस वाले के कारण हो गई और इस सरफेस के कारण 0 हो गई। अब चार्जिंग क्लोज की बारी आती है, तो एक तो ये वाला चार्ज हो जाएगा इसमें, एक ये वाला चार्ज हो जाएगा। पिछले वाले से इसमें एक कंपैरिजन में ये डिफरेंस होता है कि इसमें इस सरफेस पर भी चार्ज होता है और इस सरफेस पर भी चार्ज होता है, जबकि नॉन कंडक्टिंग में जहां पर आपने चार्ज दिया चार्ज वहीं पर रहता है, उसमें एक ही लेयर बनती है, इसमें 2 लेयर बनती है, 2 साइड बनती है, ये। तो जो चार्ज होगा वो क्या होगा, वो सिग्मा इंटू एरिया होगा और ये होगा सिग्मा इंटू एरिया, ठीक है। तो जो टोटल चार्ज हो गया वो कितना हो गया, चार्ज इंक्लोज 2 सिग्मा इंटू एस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो 2E इंटू एस इज इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2s से 2s कट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ जाती है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आ जाती है। क्लियर है बात। तो बहुत ही सही क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। और इस थ्योरी को ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे, है ना, करने होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं। अब इसमें जो कुछ क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूं कंडक्टिंग प्लेट के कारण। क्वेश्चन तो हम ये से पोर्शन को यहीं लिखा रहने देते हैं, जैसे कि मैं इसमें कुछ एग्जांपल बता देता हूं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास 2 ये तो हो गए कंडक्टिंग, है ना, कंडक्टिंग को छोड़ देते हैं क्योंकि नॉन कंडक्टिंग के क्वेश्चन है ये, है ना, नॉन कंडक्टिंग के लिए। तो अभी इसे साफ करते हैं अपन। अब देखो क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। है ना, अब देखो क्वेश्चन में क्या है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है, मैं एग्जाम्पल लेता हूं, 2 शीट है मान लेते हैं, है ना। और कैसी शीट है बेटा, थिन शीट है। कैसी शीट है, थिन भी कह सकते हो आप, इसे नॉन कंडक्टिंग भी कह सकते हो, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग एक शीट ये है और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी दे रखी है बेटा, सिग्मा दे रखी है, और कुछ डिस्टेंस पर एक इनफाइनाइट शीट और है ना। कैसी शीट है बेटा, ये इनफाइनाइट शीट है और इसकी भी चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा है ना, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है बात। 2-3 पॉइंट है हमारे पास, एक ये लेफ्ट
पॉइंट में पॉइंट ए, एक मिड में पॉइंट बी और इधर पॉइंट सी। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए बी एंड सी। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो अब ध्यान से देखो, अगर जो ये थिन और नॉन कंडक्टिंग सरफेस है तो थिन शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, यदि आपको कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग नहीं दिया हुआ है तब भी आप क्या मानेंगे, आप उसे नॉन कंडक्टिंग मानेंगे until unless it is not specified that the sheet is conducting। ओके, तो यहां पर जो A है, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इतनी होगी पॉइंट A पर, इसके कारण, और इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इधर साइड ही होगी। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग, इनफाइनाइट शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं डज नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस, है ना। तो यहां पर भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी इसके कारण, और इसके कारण भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। तो यहां पर पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट है, दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है बेटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आंसर इसका आ जाता है। आगे बात समझ में। दूसरी बात, अगर जो हम पॉइंट बी को कंसीडर करें बेटा, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अवे फ्रॉम द शीट होगी, और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसे शीट 1 और शीट 2 मान लें, तो जो E1 होगी वो होगी, और E2 इस शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द शीट होगी। लेकिन E1 और E2 के जो मैग्नीट्यूड होंगे बेटा वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एंड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी जो हो जाएगी वो 0 हो जाती है। जबकि यदि आप इस पॉइंट सी को कंसीडर करो, है ना, इस पॉइंट सी को कंसीडर करो, तो शीट 1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अवे फ्रॉम द शीट होगी, और 2 के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द शीट ही होगी। तो यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी निकालते हो तो E1 प्लस E2, और दोनों के मैग्नीट्यूड क्या होंगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, है ना। मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन भी इसमें करा देता हूं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि मान लेते हैं ये हमारे पास एक इनफाइनाइट शीट है और एक दूसरी इनफाइनाइट शीट है ना, लेकिन उसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, वो नेगेटिव है। आगे बात समझ में। इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इसकी चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब फिर से पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। क्वेश्चन सेम है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ए बी सी। लेकिन जो प्लस चार्ज है, शीट 1 मान लेते हैं, इसे शीट 2 मान लेते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बेटा वो पॉइंट ए पर पहली शीट के कारण अवे फ्रॉम द शीट E1 ऐसे होगी, और जो E1 का मैग्नीट्यूड होगा बेटा, E1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही होता है, ये तो कांस्टेंट होता है। लेकिन जो ये नेगेटिव वाली शीट है और इसमें इलेक्ट्रिक जो सरफेस चार्ज डेंसिटी वो सिग्मा है, तो ये टुवर्ड द शीट होगी, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो टुवर्ड्स द शीट होगी, और E2 की वैल्यू भी सेम ही होगी। तो E1 और E2 अपोजिट होंगे और सेम होंगे, है ना। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए आएगा वो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाता है। सेम आर्गुमेंट हम पॉइंट सी के लिए दे सकते हैं। कैसे कि ये जो पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी की शीट है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अवे फ्रॉम द शीट होगी, है ना, और नेगेटिव वाले की वजह से टुवर्ड द शीट होगी, और E1 और E2 के मैग्नीट्यूड बराबर होंगे, इक्वल एंड अपोजिट होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी 0 हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा पॉइंट बी की। तो पॉइंट बी पे देख लीजिए आप, पॉइंट बी पर किस प्रकार से निकालेंगे आप, इस पॉजिटिव वाली शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अवे फ्रॉम द शीट होगी, है ना, अवे फ्रॉम द शीट होगी। और अगर जो आप नेगेटिव चार्ज को कंसीडर करते हो तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो टुवर्ड्स द शीट होगी। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी आता है वो टुवर्ड्स राइट आता है, और E1 प्लस E2 आता है ना। और E1 और E2 की वैल्यू दोनों ही सेम और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ जाएगी वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आ जाती है। तो इस तरीके से कई सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें, है ना।
तो एक जनरल क्वेश्चन आप इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक डेंसिटी यहाँ पे यदि सिग्मा 1 और इसकी सिग्मा 2 दे दी, क्लियर है बात। तो यदि दोनों, मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ ना इस तरीके से, इसकी कितनी दे रखी है सिग्मा 1 और इसकी कितनी दे रखी है सिग्मा 2 दे रखी है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी सिग्मा 1 और सिग्मा 2 आ जाएगी। हाँ सिग्मा 1 और सिग्मा 2, तो जो आंसर आएगा इसका सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। इसी तरीके से यदि आपको इन दोनों नॉन कंडक्टिंग या थिन शीट के कारण पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो E1 जो होगी वो सिग्मा 1 और E2 में सिग्मा 2, तो जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा, फिर से सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आ जाता है। जबकि यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ABC निकालना चाहते हैं, और तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी यहाँ पर EB है ना, थोड़ी देर के लिए हम सिग्मा 1 को सिग्मा 2 से बड़ा मान लेते हैं, तो जो E1 होगी वो होगी ग्रेटर देन E2, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B आएगी वो E1 माइनस E2 के इक्वल आ जाती है। तो E1 कितना होगा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो आंसर सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आ जाता है। तो बेटा इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो जिसमें सीट में अपन ने आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कुछ नया नॉन कंडक्टिंग थिक शीट की, है ना। नॉन कंडक्टिंग थिक शीट इतना नहीं है इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल की भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं बेटा इससे भी, है ना। और काफ़ी बार इसका कॉन्सेप्ट यूज होता है अदर चैप्टर में भी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है ये। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया है बेटा। अगर जो आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो आप अपने बच्चों, अपने फ्रेंड्स को, अपने साथ में टीचर्स को बताइएगा, है ना। DS से सर, दीपक सैनी सर, बम भोले एकेडमी के बारे में, है ना। अब देखो, अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल की हम बात कर लेते हैं, है ना। प्लेन एंगल क्या होता है? प्लेन एंगल तो सिंपल ही होता है कि मान लेते हैं हमारे पास कोई सर्किल है और ये सेंटर है, और यदि आप इस सेक्टर को कंसीडर करो, यदि आप इस सेक्टर को कंसीडर करते हो तो रेडियस R हो गई और ये हो जाता है थीटा। तो ये जो होता है, ये जो छोटा सा पोर्शन अपन ने बनाया है इस तरीके से, ये वाला पोर्शन, इसको थोड़ी देर के लिए हम DS मान लेते हैं, तो और DS मान लेते हैं और इस एंगल को थोड़ी देर के लिए D थीटा मान लेते हैं, तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस के इक्वल होता है। तो ये तो हो गया बेटा क्या, दिस इज ऑल अबाउट प्लेन एंगल। क्लियर है क्या बात? अब हम बात करते हैं सॉलिड एंगल की। सॉलिड एंगल क्या होता है? ये क्या है बेटा? सर्किल है ना। सर्किल है एक प्लेन में, और अगर जो हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं सॉलिड एंगल की, है ना। किसकी बात करते हैं? सॉलिड एंगल की। तो सॉलिड एंगल में आप क्या कंसीडर करो? एक स्पेयर कंसीडर करो। स्पेयर यदि आप एक कंसीडर करते हो, ये क्या है बेटा? स्पेयर, और ये हो गया इसका सेंटर। तो यदि आप इसमें से एक छोटा सा एरिया इस तरीके से यदि आप इसे कंसीडर कर लेते हो ऐसे करके, ठीक है, तो ये एरिया कितना लिख लूं मैं, इसे थोड़ी देर के लिए इसे DA लिख लूं, और ये जो एंगल होता है, ये जो एरिया, ये जो चीज होती है, इसे टाउ, है ना, ओम से रिप्रेजेंट करते हैं, मान लेते हैं D टाउ है ऐसे करके। तो जो सॉलिड एंगल की डेफिनेशन होती है, जैसे इसमें सॉलिड जो प्लेन एंगल है आर्क अपॉन रेडियस होती है, इसी तरीके से ये जो एरिया है DA अपॉन R स्क्वायर के इक्वल होता है ना। और दूसरा, इसका जो यूनिट होती है वो क्या होगी? रेडियन होगी, और इसकी एंगल की यूनिट, जो सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है वो स्टेरेडियन होती है, स्टेरेडियन होती है। तो स्टेरेडियन जो एंगल होता है, सॉलिड एंगल, वो कितना होता है? एरिया डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दैट सरफेस। क्लियर है कि बात? यदि आप टोटल सरफेस को यदि आप कंसीडर करते हो ऐसे करके टोटल सरफेस को, तो टोटल सरफेस का एंगल होता, एरिया होता है 4 पाई R स्क्वायर। R स्क्वायर से R कट जाएगा, तो जो टोटल
आपका जो एंगल सॉलिड एंगल आता है वो कितना आता है, 4 पाई के इक्वल आ जाता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि जो सॉलिड एंगल होता है किसी पॉइंट के चारों ओर का जो सॉलिड एंगल यदि आप कंसीडर करो तो वो 4 पाई स्टेरेडियन के इक्वल होगा। क्लियर है बात। अब हम बात करते हैं कुछ, ये जो क्वेश्चन दिया यही अपन ने बताया हुआ है, ds अपॉन आर और dA अपॉन आर स्क्वायर की यदि हम बात करते हैं। अब जो इसका एप्लीकेशन होता है और जो इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो केवल और केवल एक ही कॉन्सेप्ट पे पूछे जाते हैं, वो मैं आपको समझा देता हूं और उसे आप डेरिवेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं। आपको केवल और केवल इस फॉर्मूले को याद रखना है और समझना है इसे कैसे हम यूज करेंगे, है ना। तो मैं थोड़ी देर के लिए इस प्लेन एंगल का तो अपने पास कोई काम नहीं है ना, इस प्लेन एंगल को तो अपन साफ कर देते हैं, प्लेन एंगल की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप देखो, है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट, वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि मान लेते हैं ये हमारे पास स्पेयर है, क्या है बेटा, और ये है सेंटर, क्या है ये स्पेयर, है ना, होलो स्पेयर आप लिख सकते हो, ठीक है। अब मान लेते हैं ये एक लाइन बना दी, रेडियस बना दिया। अब हम इसमें एक डिस्क यदि हम कंसीडर करें ऐसे करके, ठीक है, ये डिस्क कंसीडर करें तो ये जो एरिया होगा ये एक स्पेयर का छोटा सा पार्ट होगा और ये एंगल यदि आपने कितना ले लिया, थीटा ले लिया, तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा, थीटा हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखो ये जो बनेगा ये किस तरीके से बनेगा इसे मैं बता देता हूं, है ना, किस तरीके से आप देखोगे इसे कि ये बन गया, ये बन गया और ये बन गया, ठीक है, और इस तरीके से बनेगा ये एरिया और ये हो जाएगा थीटा और ये हो जाएगा थीटा। तो ये वाला जो एरिया है ये जो एरिया होगा ये इस पे, ये तो हो गया प्लेन एंगल थीटा, है ना, इसकी ये क्या मान लें, ये तो हो गया थीटा और ये थीटा हो जाएगा और ये जो सॉलिड एंगल होगा ये जिसे हम टाउ बोलते हैं, तो एरिया अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है क्या बात, एरिया अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होगा, ये तो होता, और एरिया किसका होगा, ये वाला एरिया होगा। अब ध्यान से देखो, या आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो, या आप इसे, ये जो डिस्क है ये डिस्क, और डिस्क में ये थीटा हो गया, डिस्क है, क्या है बेटा, डिस्क, है ना, ऑफ रेडियस कितनी लिखूं, चलो इसमें लिखे a और ये डिस्टेंस हो गई आपकी b, है ना। अब ये जो सॉलिड एंगल होता है टाउ और ये तो है थीटा, क्या है, प्लेन एंगल, और प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में जो रिलेशन आता है टाउ इज इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा के इक्वल होता है। आगे बात समझ में। दूसरी बात, इससे हम कॉस थीटा की वैल्यू कैसे लिखेंगे, यदि ये डिस्क है, डिस्क कितनी है, रेडियस a की, और इस डिस्क की o पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है b, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। तो जो टाउ होगा वो 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा कितना गया, b अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के इक्वल आ जाता है। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है और इसके हेल्प से ही आपको क्या करना है, क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब मैं इसका एप्लीकेशन बता देता हूं, तो गॉसेस लॉ में इसका एप्लीकेशन किस प्रकार से करना आपको पड़ेगा। जैसे कि मान लेते हैं चार्ज Q है और एक ये स्पेयर है ना, क्या है, स्पेरिकल सरफेस है मान लेते हैं, आई बात समझ में। तो जो इससे फ्लक्स निकलेगी वो कैसे निकलती है, वो इस टाइप से फ्लक्स निकलती है ना, ये टोटल फ्लक्स ऐसे निकलती है। क्लियर है क्या बात। अब जो गॉसेस लॉ होता है, नेट आउटवर्ड फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो चार्ज इंक्लोज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गई। आगे बात समझ में। अब ध्यान से देखो, अगर जो मान लेते हैं हम इस, ये जैसे मैं इस क्वेश्चन में इसे कर देता हूं Q को, है ना, तो ये नेट आउटवर्ड फ्लक्स ऐसे निकल ली है, ऐसे निकल ली है ना। तो यदि मैं इस डिस्क को कंसीडर करूं, इस डिस्क को कंसीडर करूं ऐसे करके, तो इस डिस्क से जो टोटल, पहले तो टोटल फ्लक्स जो निकल रही थी वो कितनी थी, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये जो टोटल एंगल था वो कितना था बेटा, 4 पाई, है ना। जो सॉलिड एंगल होता है वो कितना होता है, 4 पाई होता है। अब ये जो सॉलिड एंगल है ये कितना है, ये है 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। तो टोटल फ्लक्स तो हो गए 5, अब इसमें से जो फ्लक्स निकलेगी, है ना, वो कितनी निकलेगी, मान लेते हैं 5 डैश निकलेगी। अब ध्यान से देखो इसे कैसे हम लिखेंगे, तो इसमें से जो फ्लक्स निकल रही है वो कितनी निकल रही है बेटा, 5 डैश। तो टोटल जो एंगल था वो कितना था, 4 पाई। तो 4 पाई सॉलिड एंगल में
जो टोटल फ्लक्स थी वो कितनी थी, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होती ना टोटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक सॉलिड एंगल में Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई हो गई। क्लियर है के बाद अब टाउ सॉलिड एंगल में जो फ्लक्स होगी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू टाउ हो जाएगी। तो जो फ्लक्स होगी आउटवर्ड फ्लक्स वो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस टाउ की वैल्यू अपन ने बताई थी कि प्लेन एंगल अगर जो ऐसे दिया हो, अगर जो मान ले ये डिस्क है ऐसे करके, या ऐसे भी लिख सकते हो आप इसे, ये थीटा है और ये भी थीटा है, तो जो ये सॉलिड एंगल होता है टाउ वो कितना होगा, 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा के इक्वल होगा। तो टाउ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वाला जो टाउ है ना, ये थीटा है और ये भी थीटा है, तो जो टाउ आएगा 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा के इक्वल आ जाता है, ये कट जाता है, तो Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा के इक्वल आ जाता है। तो जो फ्लक्स होगी इस रिंग से, इस डिस्क से, वो Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा के इक्वल ही होती है। अब देखो, तो ध्यान से देखना, ध्यान से समझना और कोशिश करना समझने की कि जैसे ये तो डिस्क दे रखी है ना, ये डिस्क कैसे, मान ले ये डिस्क है और ये इस पॉइंट पर इस तरीके से प्लेन एंगल थीटा, और ये प्लेन एंगल थीटा और सॉलिड एंगल, ये जो सॉलिड एंगल है टाउ है। अब ये डिस्क ऐसे भी हो सकती है इस तरीके से, इसमें से फ्लक्स कंसीडर करो या इससे फ्लक्स कंसीडर करो, वो सेम ही रहती है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहता। क्लियर है क्या बात। तो इस टाइप से इसके क्वेश्चन बनते हैं। एक दो क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूं, है ना, जो कि वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और बता देता हूं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हमारे पास एक ये डिस्क है, सिलेंडर है, और ये सिलेंडर है और यहां पर हमारे पास चार्ज Q रखा हुआ है ना, ये चार्ज Q रखा हुआ है यहां पर और इसके मिड में, और ये डिस्टेंस कितनी है बेटा, r√3 है और इसकी रेडियस r है। तो आपको ये बताना है कि इस सिलेंडर के इस वाली फेस से फ्लक्स कितनी पास हो रही है। तो ध्यान से देखो, जो चार्ज Q है वैसे तो फ्लक्स ऐसे निकलेगी, इधर भी निकलेगी, इधर भी निकलेगी, है ना। तो टोटल जो फ्लक्स निकलती है वो कितनी होती है, फ्लक्स टोटल जो होती है चार्ज इंक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। और ये फ्लक्स जो होती है कितने सॉलिड एंगल में होती है, 4 पाई सॉलिड एंगल में Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। तो एक सॉलिड एंगल में कितनी हो गई, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गई। क्लियर है क्या बात। अब हमें क्या है, हमें तो इससे निकालना है, तो हमें ये वाला सॉलिड एंगल की वैल्यू निकालनी होगी। अब देखो ध्यान से कैसे, ये हो गया थीटा और ये भी हो गया थीटा, है ना। मैं यहां बना देता हूं दोबारा से, अगर जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये हो गया डिस्क, ये डिस्टेंस हो गई r√3 और ये डिस्टेंस हो गई r, है ना, ऐसे करके है ये ठीक है। तो ये हो गया थीटा, ये हो गया थीटा, सॉलिड एंगल टोटल कितना हो गया टाउ, है ना। तो tan थीटा कितना दिख रहा है इसमें, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। एक तो ये आ गया। अब ये जो सॉलिड एंगल टाउ है और 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा रिलेशन होता है, 2 पाई 1 माइनस कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 माइनस √3/2, यानी 2 पाई 2 है ना, कितना जाएगा, सॉल्व कर लेंगे, पाई 2 माइनस √3 के इक्वल आ जाता है। ठीक है, तो ये आ गया सॉलिड एंगल। इसलिए देखो अब 4 पाई में जो फ्लक्स होती है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 1 सॉलिड एंगल में Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसलिए टाउ मतलब पाई 2 माइनस √3 एंगल में जो फ्लक्स होगी फाई, वो कितनी हो जाएगी, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई 2 माइनस √3, पाई से पाई कट जाएगा, तो जो फ्लक्स आएगी Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट 2 माइनस √3 के इक्वल आ जाती है। क्लियर है बात। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इस तरीके से इस लेक्चर में हमने गॉसेस लॉ के लास्ट तक, एप्लीकेशन के लास्ट तक के जितने जो क्वेश्चन बनते हैं सब क्वेश्चन करने की कोशिश की है। आप भी बेटा इन्हें समझने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कशन जो करेंगे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी का डिस्कशन करेंगे। यदि आपको ये लेक्चर, वीडियो लेक्चर अच्छा लगे
तो डेफिनेटली आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को बताइएगा, और है ना आप इसे बम भोले एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जब हम अपलोड करें एक न्यू लेक्चर आपके लिए तो आप उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, ऑल द बेस्ट।